हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज वेक्टर्स का लेक्चर 8 शुरू होने जा रहा है और इसमें हम लोग मैंने आपको पिछली बार एक होमवर्क दिया था और आई होप आप लोगों ने उसको देखा होगा, कोशिश की होगी। लेक्चर को लास्ट तक गौर से देखिएगा और उसको अगर आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, फॉलो करिएगा। तो चलिए अब हम उस होमवर्क को डिस्कस करते हैं। होमवर्क ये था कि एक कैरम बोर्ड है, डायमेंशन है 4 फीट बाय 4 फीट। क्वीन यहाँ पे रखी हुई है सेंटर पे। इसको हमने स्ट्राइक किया तो ये आगे गई, यहाँ से टकरा के रिबाउंड हुई और इधर जो होल है उस होल के अंदर चली गई। इस पॉइंट का नाम देते हैं ओ। यहाँ पे क्वीन रखी है सेंटर पे, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी। तो हमको ये निकालना था कि व्हाट विल बी दिस ए बी निकालना है, ए बी की लंबाई निकालनी है, ए बी लेंथ निकालनी है। तो मैंने आपको सफिशिएंट टाइम दिया था इसको सॉल्व करने के लिए, तो अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो आपने लाइट में पढ़ा था, जिसको मैंने कैलकुलस में स्नेल्स लॉ को कैलकुलस में हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फर्मेट्स प्रिंसिपल से प्रूव भी किया था मैंने, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो उसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव किया था जब मैं कैलकुलस का एप्लीकेशन बता रहा था। तो फर्मेट्स प्रिंसिपल से मैंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव किया था। तो वही लाइट का लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इसमें लगाइए। इसको आप मान लीजिए जैसे ये इंसिडेंट रे है लाइट की और ये रिफ्लेक्टेड रे है, और यहाँ पे ये खींच देते हैं डॉटेड लाइन, ये नॉर्मल है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, ये एंगल जो है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ये दोनों एंगल्स बराबर होते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है दोनों एंगल्स बराबर होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 2 होगा, आधा होगा। तो अगर मैंने इसको x माना, ये लंबाई अगर x मानी यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाली लेंथ हो जाएगी 2 - x। ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। अब देखें इस ट्राइंगल में, इस देखिए जरा, इस ट्राइंगल में tan थीटा क्या होगा, tan थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 4 है तो ये यहाँ से यहाँ तक 2 होगा, तो tan थीटा क्या होगा 2 - x अपॉन 2। और इस ट्राइंगल में देखिए, बड़े ट्राइंगल में, इस बड़े ट्राइंगल में tan थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी x अपॉन 4। ये मिला हमें। तो देखिए यहाँ से अगर हम सोचें तो इस इक्वेशन से हम x को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार x हमने निकाल लिया तो फिर x आ गया, तो फिर इस ट्राइंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये पूरा यहाँ से आता है तो 4 फीट है, और ए बी ये जो डिस्टेंस है इसको हम चलिए y मान लेते हैं, हमको y निकालना है। लेकिन पहले हमें x निकालना होगा, तो x निकालने के लिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा 8 - 4x इक्वल टू 2x। तो 8 इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे, 4 + 2 6x। यहाँ से x आ रहा है 8/6, 8/6 आ गया x, यानी x आ रहा है 4/3। तो x की वैल्यू आ गई 4/3। अब
इस बड़े ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखिए, ये मैंने माना है y, तो वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है 4/3, 4/3 का स्क्वायर प्लस 16, so y square equal to 16 कॉमन ले लीजिए, सिक्सटीन इंटू 10/9, वाई स्क्वायर इतना आ गया, y हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू 10/9, 16 का रूट हो जाएगा 4, 9 का रूट हो जाएगा 3, अंदर बचा स्क्वायर रूट ऑफ 10। दिस इज द आंसर। अगर ये इतना फीट में होगा, ये आंसर हो गया। तो चलिए, एक इस तरह की प्रॉब्लम ऐसे हो सकती है, हो गई इनफैक्ट। तो ये हो गया होमवर्क का डिस्कशन। अब चलिए, आज हम थोड़ा सा गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो हम आज वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे या वेक्टर प्रोडक्ट की बात करेंगे। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब हो गया मल्टीप्लिकेशन। जैसे स्केलर्स में हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 4 इक्वल टू 12, 5 इंटू 4 इक्वल टू 20, ये तो सीधे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है, वेरी सिंपल, वी नो दैट। लेकिन वेक्टर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो स्पेशल होता है। जैसे एडिशन स्पेशल होता है, वैसे ही उसके मल्टीप्लिकेशन के जो रूल्स हैं वो स्पेशल होते हैं। तो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन दो टाइप का होता है, स्केलर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट दो टाइप का होता है, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, और वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं? जैसे दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करना है, तो ऐसे लिखते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बीच में एक बिंदु लगा देते हैं, मतलब ये डॉट प्रोडक्ट है। यहाँ से जो कुछ भी निकल के आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगा। क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं? बीच में क्रॉस लगा दिया, तो यहाँ से जो कुछ भी निकल के आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है। पहले आज हम डॉट प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज हमारा डिस्कशन होगा डॉट प्रोडक्ट के बारे में। मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, दोनों के बीच में एंगल है थीटा। हमको निकालना है व्हाट इज ए डॉट बी। तो ए डॉट बी की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। इसको सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैं बार बार बता रहा हूँ।
वेक्टर ए का मॉड है, इसको सिंपली ए लिख सकते हैं, ऊपर वेक्टर का एरो नहीं लगाया। वेक्टर बी का मॉड है, इसको सिंपली बी लिख सकते हैं, ऊपर वेक्टर का एरो नहीं लगाया, इनटू cos थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो ये फॉर्मूला है, ये मतलब रूल है, मतलब इसको मैं डिराइव नहीं कर सकता बिकॉज दिस इज ए रूल, आपको इसको याद ही करना पड़ेगा। डॉट प्रोडक्ट का रूल है। ये तारा बन गया, मतलब इसको आप याद कर लीजिए। अच्छा, अब एक तरीका और है इसका, मतलब इसको आगे बढ़ाने का, गाड़ी को आगे खींचने का एक तरीका और है। ये तो परिभाषा हो गई डॉट प्रोडक्ट की। अब गाड़ी को कैसे आगे बढ़ाया जाए? मान लीजिए हमें निकालना है ए डॉट बी। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है। तो मैं इसको स्ट्रेट अभी बताता हूँ। जैसे मान लीजिए वेक्टर ए कुछ मान लेते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, और वेक्टर बी को मान लेते हैं i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये दो वेक्टर्स हैं। तो देखिए, किसी भी वेक्टर को आप जनरली 3 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हो। स्पेस में कोई भी वेक्टर हो, याद रखिए, स्पेस में कोई भी वेक्टर हो, आप उसको 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हो। एक एक्स एक्सिस के अलोंग, एक वाई एक्सिस के अलोंग, एक जेड एक्सिस के अलोंग। सो दिस इज द एसेंस। यू कैन डिकम्पोज और रिजॉल्व अ वेक्टर इनटू 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो मान लीजिए ये 3 कंपोनेंट्स ये हो गए वेक्टर ए के, और ये 3 कंपोनेंट्स हो गए वेक्टर बी के। आपको निकालना है व्हाट इज ए डॉट बी। तो आप इसमें ये करिए, मैं सीधे बता रहा हूँ शॉर्टकट। यहाँ आई कैप के साथ 2 लिखा है, यहाँ आई कैप के साथ 1 लिखा है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 1 कितना हुआ? 2 इंटू 1 2 हो गया। इसी तरह इसको जे कैप के साथ 3 लिखा है, यहाँ जे कैप के साथ 2 लिखा है, मल्टीप्लाई करिए, 3 इंटू 2 कितना हुआ? ऐसे हो गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, के कैप के साथ -2 लिखा है, यहाँ के कैप के साथ 3 लिखा है, मल्टीप्लाई करिए, -2 इंटू 3। सो ए डॉट बी कितना आया? 2 प्लस 6 माइनस 6, तो कितना आ गया? 2 आ गया। 2 आ गया, मतलब जो 2 आया वो दिस इज ए नंबर ओनली, एक नंबर आया जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। तो जो रिजल्ट आया वो क्या आया? वो एक स्केलर आया। तो इसीलिए हम डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट करोगे तो जो कुछ भी रिजल्ट आएगा वो स्केलर होगा। ये बहुत सिंपल तरीका है, इसको मैंने डिटेल में नहीं बताया, मैंने सीधे बता दिया है। अब देखिए, मान लीजिए आपका दिमाग जा रहा होगा कि इसका फ़ायदा क्या हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि मान लो आपको 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है। अब 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना उतना भी आसान नहीं है, क्योंकि अगर आप देखिए, मान लीजिए 3 डायमेंशनल वेक्टर्स हैं। मान लीजिए यही वेक्टर है कोई 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, और बी वेक्टर है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। मान लीजिए यही दोनों वेक्टर्स हैं, आपको इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने के पहले मैं एक छोटी सी चीज़ बता दूं कि अगर कोई 3 डायमेंशनल वेक्टर है, जैसे ये दोनों वेक्टर्स 3 डायमेंशनल हैं, आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो कैसे निकालोगे? जैसे आपको निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए को मैंने केवल ए लिख दिया, ऊपर वेक्टर का एरो नहीं लगाया। तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट स्क्वायर रूट दिस स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस यहाँ क्या लिखा है? -2 का स्क्वायर। ये कितना हो गया? 4 प्लस 9, ये 4 हो गया, ये 9 हो गया, वो भी 4 हो गया।
√17 हो गया। ए का मैग्नीट्यूड आ गया √17। सिमिलरली बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? अंडर रूट दिस, यहाँ पे क्या लिखा है? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कितना आ गया? 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, कितना हो गया? स्क्वायर रूट 14। तो इन दोनों के मॉड आ गए, मैग्नीट्यूड्स आ गए। मैग्नीट्यूड निकालने का यही तरीका है, आई कैप के साथ जो लिखा है उसको स्क्वायर करिए, जे कैप के साथ जो लिखा है उसको स्क्वायर करिए, के कैप के साथ जो लिखा है इसको स्क्वायर करिए। ये मैं बता चुका हूँ एक बार जब मैंने 3 डायमेंशनल वेक्टर्स के बारे में बताया था। तो जो बॉडी डायगोनल था उसकी लेंथ थी ये। अच्छा, अब ये तो मॉड आ गए। ए का मैग्नीट्यूड √17, बी का मैग्नीट्यूड √14, यहाँ पे लिख देते हैं। ए का मैग्नीट्यूड √17, बी का मैग्नीट्यूड √14, दोनों आ गए। हमें क्या निकालना है? हमें दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है। तो पहले हम उसको देखें कि वो क्या चीज़ है, मतलब एंगल से मीनिंग क्या है और दोनों के बीच में एंगल का मतलब क्या है। तो पहले वेक्टर्स को फील करते हैं। अगर मैंने एक एक्सिस सिस्टम बना लिया, मान लो, तो पहले मैं ओरिजिन से चलूंगा। मान लो आई वांट टू फील व्हाट इज ए, हाउ इज वेक्टर ए ओरिएंटेड इन स्पेस। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वेक्टर ए कैसा दिख रहा है। पहले मैंने क्या किया, मैं ओरिजिन से चला, आई कैप के साथ 2 लिखा है तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 2 यूनिट चला, यहाँ पहुंचा। जे कैप के साथ 3 लिखा है तो वाई एक्सिस के पैरेलल 3 यूनिट चला, यहाँ पहुंचा। फिर उसके बाद -2 कैप लिखा है। -2 कैप का मतलब हो गया जेड एक्सिस तो ये जा रही है ना इधर, और -2 मतलब वो अंदर जा रही है जेड एक्सिस, तो बोर्ड को पेनिट्रेट करके कहीं उधर निकल गए हम। फिर हम बोर्ड को पेनिट्रेट करके उधर निकले, कहीं कोई पॉइंट पे पहुंचे होंगे। यहाँ से लेके उस पॉइंट तक एक वेक्टर खींचो, वो अंदर जाएगा, कहीं बोर्ड के अंदर से होता हुआ जाएगा। तो इस तरह का वेक्टर ये दिखेगा, वेक्टर है। तो मतलब क्योंकि बोर्ड के अंदर जा रहा था तो इसको अब विजुलाइज करना बहुत मुश्किल हो गया, मतलब अब डिफ़िकल्ट हो गया। लेकिन अगर हम इसको विजुलाइज करना चाहें तो ईजिली कर सकते हैं। तो इसको जैसे विजुलाइज करते हैं, बी वेक्टर को विजुलाइज करते हैं। ये एक्स वाई एक्सिस सिस्टम बना लिया। हम देखना चाहते हैं कि बी वेक्टर कैसा दिखेगा। तो आई कैप के साथ 1 लिखा है तो ओरिजिन से पहले 1 यूनिट चले हम ऐसे, जे कैप के साथ 2 लिखा है तो वाई एक्सिस के पैरेलल यहाँ पहुंचे थे, अब वाई एक्सिस के पैरेलल चले 2 यूनिट्स ऐसे। के कैप के साथ 3 लिखा है, अब जेड एक्सिस ये है, यहाँ पहुंचे थे, फिर 3 लिखा है, यहाँ से 3 यूनिट्स ऊपर यहाँ उठ के यहाँ पहुंचे। तो इस पॉइंट से ओरिजिन से चल के यहाँ पहुंचे। इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे मिला दो, कुछ यहाँ पहुंचे, 3 यूनिट्स यहाँ से ऊपर चल के यहाँ पहुंचे, यहाँ से चल के यहाँ पहुंचे। इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे मिला दो तो ये वेक्टर बी बनेगा। तो वेक्टर बी कहीं हवा में है, बोर्ड के प्लेन में नहीं है, कहीं हवा में है वेक्टर बी ऐसे। और सिमिलरली वेक्टर ए भी कहीं हवा में है ऐसे। तो दोनों के बीच का ये एंगल निकालना है, विच इज़ ए वेरी टफ थिंग। मतलब ऐसे सोचो, इस क्वेश्चन को अगर हटा भी दो तो ये 2 हवा में वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, दोनों के बीच में ये एंगल निकालना है। तो जो है दिस विल बी ए माइंड बेंडिंग एक्सरसाइज। लेकिन जो अभी मैंने डॉट प्रोडक्ट का रूल बताया है उससे ये काम बहुत आसानी से भी हो सकता है।
और आप बिल्कुल मैकेनिकली हो जाएगा, आपके दिमाग पे कोई स्ट्रेन भी नहीं पड़ेगा। जैसे सोचते हैं ए डॉट बी, ए डॉट बी को कैसे लिख सकते हो? मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। अब ए डॉट बी को अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ए डॉट बी को कैसे लिख सकते हैं। आई कैप के साथ 2 लिखा है, आई कैप के साथ 1 लिखा है, मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 1 कितना हुआ 2, 3 इंटू 2 कितना हुआ 6, -2 इंटू 3 कितना हुआ -6। तो ये तो ए डॉट बी आ गया। मॉड ऑफ ए, दिस इज मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए कितना लिखा है √17, मॉड ऑफ बी कितना लिखा है √14 इंटू कॉस थीटा। इसमें ये गया, तो यहाँ से कॉस थीटा कितना आ रहा है 2/√17 इंटू √14, ये कॉस थीटा आ गया। कॉस थीटा आ गया तो थीटा आ गया। थीटा क्या है? थीटा को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? कॉस इनवर्स 2/√17 इंटू √14, दैट्स इट। नाउ दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। मतलब आप सोचिए कि दोनों वेक्टर्स हवा में थे, दोनों के बीच में एंगल निकालना एक दुर्लभ काम था, लेकिन हमने उसको बहुत आसानी से मैकेनिकली निकाल लिया डॉट प्रोडक्ट के एप्लीकेशन से। एक और क्वेश्चन करके दिखाते हैं तो आपको और कंसेप्ट क्लियर होगा। मान लीजिए ए वेक्टर है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और बी वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। बोथ आर 3 डायमेंशनल वेक्टर्स ओरिएंटेड इन स्पेस, इनके बीच में हमको एंगल निकालना है। तो हमने डॉट प्रोडक्ट का सहारा लिया, हमने लिखा ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ए डॉट बी कैसे निकालोगे? सीधे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आया 1 इंटू 2, 2 आ गया, प्लस 2 इंटू 3 कितना आया 6 आ गया, प्लस 3 इंटू 1 करो कितना आया 3 आ गया। अब मॉड ऑफ ए कैसे आएगा? मॉड ऑफ ए का मतलब ये हो गया, ये मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 1 लिखा है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ बी कितना हो गया, बी ये है, मॉड ऑफ बी कितना हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ये कितना हो गया 6 3 9 2 11, और ये हो गया 1 प्लस 4 प्लस 9, 4 प्लस 9 प्लस 1 इंटू कॉस थीटा। 11 इक्वल टू √14, 9 1 10 4 14 √14, फिर ये हो जाएगा 9 1 10 4 14, 9 1 10 4 14 √14 कॉस थीटा। तो यहाँ से आ रहा है 11 इक्वल टू √14 इंटू √14 कितना हो जाएगा 14 ही हो जाएगा इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा आ गया यहाँ से 11/14, तो थीटा आ गया यहाँ से कॉस इनवर्स 11/14। तो लीजिए आ गया दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। 3 डायमेंशनल वेक्टर्स थे, स्पेस में थे, और अगर हम इसको ऐसे सोचते तो कल्पना में हम मतलब पागल हो जाते। हमने उसको बहुत इजीली
डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट लगा के मैकेनिकल फॉर्म में उसको हमने आंसर निकाल लिया और दोनों के बीच का एंगल निकाल लिया। आशा करता हूँ कि मेरा ये आज का लेक्चर यहीं समाप्त कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, फॉलो करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल इंटरेक्शन। हैव ए नाइस डे। बाय।